इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और श्रोताओं, जैसा कि हम लोग गणेश उत्सव मना रहे हैं और बात यदि गणेश उत्सव की है तो आज हम भजन भी हमारे गणेश जी का सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा भजन। देवों में प्रथम पूजाए, देवता
रीता सोनी और सखियों की आवाज में अभी आपने सुना ये लोकगीत, और इस लोकगीत के बाद चलते हैं और बात करते हैं संचालक विस्तार सेवाएं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के श्री दिनकर प्रसाद शर्मा जी से, और इनसे बात की है हमारे सहयोगी दिलीप देशमुख ने। किसान भाइयों, आज हमारे बैतूल बाजार कृषि विज्ञान केंद्र में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से हमारे बीच पहुंचे हैं श्री दिनकर प्रसाद शर्मा, संचालक विस्तार सेवाएं। आइए इनसे जानते हैं कि हमारी जो कृषि है वर्तमान समय में कैसे लाभ का व्यवसाय बने, क्या उसमें कृषि की लागत को कैसे कम करे, इस विषय पर हमें क्या काम करना चाहिए। आइए जानते हैं इनसे कुछ विचार। प्रिय किसान भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आपकी खेतीबाड़ी में निरंतर वृद्धि हो। आपकी जो जैविक खेती की समस्याएं हैं उसके उत्थान के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में वैज्ञानिक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इससे किसान हमारे जो उनकी खरीफ, रबी, समर की जो समस्याएं होती हैं और उनको किस चीज में क्या चीज की नीड बेस जरूरत के हिसाब से डेमोन्स्ट्रेशन, फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन, ऑन फार्म ट्रायल्स ये सब डाले जाते हैं और किसानों की जरूरत के हिसाब से उनको परिणाम प्रेषित किए जाते हैं। अभी आप देखेंगे इस बार बैतूल जिले में किसानों ने पैडी की खेती पैडी का फसल ज्यादा लगाई है, सोयाबीन लगाई है, पर सोयाबीन जिन किसानों ने लगाई है उनकी सोयाबीन की फसल काफी अच्छी है, और अच्छी इसलिए कि रेंज कम हुई है, पर धान की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। किसान भाई हमेशा हर डिस्ट्रिक्ट में मौसम विज्ञान की वेधशालाएं हैं, उसके हिसाब से राय लेते हुए कि पानी की क्या स्थिति होगी, इस हिसाब से खेती हमारे किसानों को करना चाहिए जी। पर किसान ये सब चीजों, क्योंकि आजकल तो प्रिसिशन मेट्रोलॉजी के वेधशाला की देते हैं लोग, वहाँ डिसीजन देते हैं कि पानी कितने दिन में गिरेगा, कितना ड्राई स्पेल रहेगा, इस हिसाब से खेती का सिलेक्शन करना चाहिए। रही बात लाभ कमाने की, लाभ जब तक कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आपकी कम नहीं होगी खेती में लाभ नहीं हो सकता है। खेती में हमने औने पौने यूज करके इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन सब का एक्सेस यूज करके हमने अपने खेती में जमीन को भी खराब किया है। उत्पादन कुछ समय के लिए हमको ज्यादा मिल सकता है, पर सॉइल हमारी बीमार होती जा रही है। आज सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या ये हो गई है कि जब तक हम खेत में फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं तब तक उपज हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मिट्टी हमारी दूषित हो गई है, मिट्टी डिग्रेडेड हो गई है, जो उपजाऊ योग्य बनी ही नहीं है। इससे बचने के लिए हमारे किसान भाइयों ने, शासन ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और जमीन की माइक्रोबियल पॉपुलेशन और ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेटों के परसेंटेज कैसे बढ़ाए जाएं, इसके ऊपर हमारे किसानों को ध्यान देने की जरूरत है। सर, मैं बीच में थोड़ी सी आपकी बात का यहाँ पे आपको रोकूंगा, विराम दूंगा। वर्तमान समय में यूरिया जो है, जैसे आपने फर्टिलाइजर की बात की है किसान भाइयों से, यूरिया के विकल्प में क्या किसान भाइयों को कदम उठाने चाहिए? बहुत सारी समस्या यूरिया के क्षेत्र में किसान भाई परेशान रहते हैं। अमूमन उनकी एक विचारधारा रहती है कि भाई सामने दूसरे किसान ने अगर अपने खेत में यूरिया का उपयोग किया है तो वो भी अपने खेत में यूरिया का प्रयोग करेगा। क्या उसकी जमीन उस सामने वाले दूसरे किसान के अवेज में या इसकी जमीन में आवश्यकता हो सकती है? क्या उसका विकल्प ढूंढना चाहिए किसान भाइयों को? देखिए, इस चीज के बारे में जानने से पहले हमको अपनी परंपरागत खेती पे आना पड़ेगा जी। आपको याद होगा जब हमारे यहाँ यूरिया नहीं थी, राखड़ नहीं थे, सिंथेटिक फर्टिलाइजर नहीं थे, तो हमारे जो फादर थे, उनके फादर थे, वो हमेशा परंपरागत खेती करते थे। धान की जुताई किए, उसमें दाना डाले और जाके हार्वेस्ट कर लेते थे। दो ही काम करते थे। तो यदि आप देखेंगे तो उस टाइम पे ऐसा क्यों होता था? फिर भी 15-20 कुंटल धान गेहूं काट लिया करते थे। आज ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में इतना कम हो गया है कि आपको यूरिया डालना मजबूरी हो गई है। इसी के सुधार के लिए हमको अपने जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है,
माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ाना है, केंचुओं की मात्रा। जब आप देखेंगे जब पहले पानी गिरता था तो पूरे घर में केंचुए आंगन में भर जाते थे। आज आपको एक भी केंचुए नहीं मिलते। जितने मिट्टी के कीट दोस्त हैं वो आपको बिल्कुल दिखते ही नहीं है। चूहा भी है, बिल्ली भी है, खरगोश है, सब चीजें हैं मिट्टी के दोस्त हैं, पर उनमें बहुत कमी आती जा रही है। वो हमको बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ सकता है? बर्ड से, चिड़िया भी है, ये भी हमारे इंसेक्टिसाइड, बीडीसाइड के एक्सेस यूज से। आप यूज करिए पर संतुलित मात्रा में करिए। आज हम जो लीफी वेजिटेबल है उसका भी यूज हम डाइमोक्रॉन से करते हैं, जिनके रेसिडुअल इफेक्ट 1.5 महीने है। ऐसे इंसेक्टिसाइड को अपने को रोक लगाना चाहिए। और यदि हम रोक नहीं लगाए तो हमारा कंट्री बहुत बड़ा बीमारियों का म्यूजियम बनने वाला है। इसलिए समय रहते हमको चेतना चाहिए और खेती में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे आपके मेडिकल का एक्सपेंस जो भी आप कमाते हैं सब मेडिकल में चला जाता है। तो खेती में हमारे किसान भाइयों को भी हम लोग इसी के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि आपने जो किया अभी 50 साल इसलिए हमने किया क्योंकि हमको खाने के लिए अनाज नहीं था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमको अनाज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो हमने फर्टिलाइजर का यूज करके अपने प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया, पर प्रोडक्शन भी हमारा बहुत ज्यादा हो गया, जो कि आधा तो सड़ जाता है। तो प्रोडक्शन भी संतुलित मात्रा में और क्वालिटी वाइज प्रोडक्शन होना चाहिए। उत्पादन जो हो, धान, गेहूं या पल्सेस जो भी है, क्वालिटी वाइज नहीं रहेगा, इंसेक्टिसाइड, इनकी केमिकल फर्टिलाइजरों की मात्रा संतुलित रहेगी, तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाई खेती को लाभ का धंधा बना पाएंगे और उससे अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसलिए हमको अपनी जो परंपरागत जो खेतियां तो उनको भी हमको डिस्कार्ड नहीं किया, उनको भी सोचना चाहिए कि ये बिना यूरिया डाले, फर्टिलाइजर डाले खेती में इतना आय हो जाती थी। आज आपका रिसर्च इतना बढ़ गया है, अच्छी वैरायटी आ गई है, अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, इनका सबका उपयोग करते हुए हमारे किसान भाई निश्चित आने वाले समय में खेती को लाभ का धंधा बना सकेंगे। सर, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए मुख्य आधार जैसे हमारी जमीन को बचाना है, जल, जंगल और जमीन तीनों हमारी स्वस्थ रहे, और इसका मूल आधार कहीं न कहीं हमारी जैविक खेती मायने रखती है, और इसके लिए कहीं न कहीं पशुपालन उसका साथ देती है। क्या समझाइश आपकी तरफ से रहेगी हमारे किसान भाइयों को कि जैविक खेती के लिए पशुपालन व्यवसाय को बढ़ाए? बिना पशुपालन के तो खेती के बारे में सोचना ही व्यर्थ है जी। इसलिए पशुपालन तो नितांत आवश्यकता है। और अभी आप देखेंगे एक समय था जब हर घर में 15-15, 20-20 जानवर बंधे रहते थे। आज आप देखते हैं कि सिर्फ 1-2 गाय हो सकता है मिल जाए, नहीं तो कोई जानवर घर में रहते ही नहीं है। जो भी जानवर है रोड पे रहते हैं। अतः गौवंश पे तो हमको बहुत ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा मिल्क प्रोडक्शन हो, किसानों की आय बढ़ सके। यदि हम मिल्क प्रोडक्शन पे ध्यान दें और गोवंश पे ध्यान देंगे तो उसके 3 फायदे हैं। एक तो हम खाद बना सकते हैं और उसका यूरिन जो निकलता है उसको भी एज ए इंसेक्टिसाइड या एज ए हार्मोन यूज कर सकते हैं। दूसरा जो गोबर उसका निकलता है उसको भी या तो गोबर गैस बनाएं, गोबर गैस के माध्यम से बिजली भी पैदा कर सकते हैं, और उसकी स्लरी जो निकलती है उसको वर्मी कंपोस्ट में यूज करके खेतों में डाल सकते हैं। तो फायदे वाले जीवाणु जो हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए जीवांश तो पालना, यदि खेती को आपको फायदे का धंधा बनाना है तो निश्चित रूप से गौवंश पे हमको ध्यान देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज प्लांटेशन के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि हमारा पर्यावरण भी बहुत दूषित हो रहा है। प्लांटेशन पे भी ध्यान देना। यदि हमारी मूलभूत ये सुविधाएं ठीक ठाक होती जाती हैं तो यह देश दूर नहीं है। जब हम पहले कहते थे कि ये देश हमारा सोने की चिड़िया है, निश्चित रूप से इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि इतनी वेल्थ है आपके पास, इतनी संपत्ति है, और 3 सीजन आपके पास होता है, खरीफ, रबी, समर। तो आप तो कुछ भी कर सकते हो बशर्ते मैनेजमेंट प्रॉपर हो। चीजों का फायदा और नुकसान समझेंगे हम, और प्रिसिशियस फर्टिलाइजर दे, प्रिसिशियस इंसेक्टिसाइड डालें। ऐसा नहीं कि हम 1 लीटर पानी में 1 ml डालना है तो हम 5 ml डाल दें। अभी किसान हमारा ये कर रहा है कि जहाँ 1 ml की जरूरत है वहाँ 5 ml देता है, तो 4 ml तो वेस्टेज हुआ ना। पानी का भी हमको प्रबंधन करना है। ऐसा जैसे हमारे यहाँ पानी बहुत है तो किसान फ्लड इरिगेशन देने का प्रयास करता है। अब देखिए दूसरी कंट्रीज में, इजराइल वगैरह में पानी है ही नहीं है, यही स्टोरेज करते हैं। एक टैंक बना हुआ है उनके पास, इसी पानी को स्टोरेज करते हैं और सीवेज वाटर को ट्रीट करके वो खेती के काम में यूज करते हैं। पर हमारे पास ईश्वर ने ही इतनी वेल्थ दी है कि हम उसको भी ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। अतः मैं आपके माध्यम से ये कहना, अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज का प्रबंधन करें, पानी का प्रबंधन करें, खेती का प्रबंधन करें, पौधे के ऊपर भी ध्यान दें। पर्यावरण हमारा ठीक नहीं रहेगा, पर्यावरण दूषित रहेगा तो नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए निश्चित रूप से खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सकता है और इससे अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है। किसान भाइयों, अभी हमारे साथ श्री दिनकर प्रसाद शर्मा, संचालक विस्तार सेवाएं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से हमने इनसे बातचीत की
इनके अनुभव को भी हम जरूर अपनी खेती में अपनाएंगे और अपनी कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाएंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो। और निश्चित रूप से ये जो हम लोगों ने कृषि कार्यमाला बताई है, इसका यदि आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के संचालक विस्तारक सेवा श्री दिनकर प्रसाद शर्मा जी से की गई बातचीत, और इनसे हमारी बात का विषय था कृषि को लाभ का व्यवसाय कैसे बनाएं, और इनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी दिलीप देशमुख। और श्रोताओं, इस भेंटवार्ता के बाद चलते हैं और सुनाते हैं आपको प्यारा सा लोकगीत। बोला
निर्मला गुहिया और सखियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा लोकगीत। और इस लोकगीत के बाद चलते हैं हमारी कृषि चर्चा की ओर। तो श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि खेती में हमारे किसान भाइयों को हर बात को ध्यान में रखना होता है और खेत के हर कार्य में, चाहे वह छोटा सा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, सभी में प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। और यदि हम बरसात के समय की बात करें तो इस समय खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ खेत में जल भराव की ओर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। यदि इसका सही प्रबंधन नहीं किया जाता है तो हमारी फसल खराब होने की आशंका होती है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ता है। खेतों में जलभराव रोकने के लिए खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करना बहुत जरूरी है और इसके लिए खेत की अच्छी जुताई करना चाहिए। और यदि पानी का अधिक भराव होता है तो पाइप लगाकर या नालियों का निर्माण करके इसे निकालना चाहिए। और हमें यह सब तैयारी पहले से ही करने की आवश्यकता होती है, यानी पूर्व प्रबंधन करना बहुत आवश्यक होता है। खेत की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अधिक वर्षा होने पर जो जल है, यदि ज्यादा भराव होता है तो उसकी निकासी की भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ यदि बरसात कम होती है तो उस समय भी हमें जो खेत में पानी यदि जमा है तो उसको व्यवस्थित संरक्षित करने की भी जरूरत होती है, तो उसका भी प्रबंधन हमें करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि कभी कभी श्रोताओं, हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में बहुत अच्छी बारिश नहीं होती और हमारे किसान भाइयों को पानी की समस्या से जूझना होता है। तो इसलिए यदि जैसे बरसात होती है तो हमें जल संरक्षण करने का भी प्रबंधन यदि हम करके रखते हैं तो हमें इसमें आसानी हो जाती है हमारे कृषि कार्य में। और हम बहुत बार देखते हैं कि शुरुआत में तो जैसे बारिश निकलने के बाद शुरुआत में तो हमें पानी की समस्या नहीं आती है, पर जैसे जैसे हम ग्रीष्मकाल की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे खेत में पानी की समस्या आ जाती है। तो इस समय हमें जल भराव से बचाव के साथ साथ जल संरक्षण करने का भी प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। और जल भराव से बचाने के लिए हमें ऐसी जगह खेती, यदि हमारे खेत यदि थोड़े से ढलान वाली जगह हो तो इससे भी हम बच सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सिंचाई प्रबंधन। तो सिंचाई का अच्छा प्रबंध होना चाहिए और इसके लिए हम जो नई तकनीकें आती है उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप जैसी तकनीक का भी हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमें जितना जरूरी है हमारे फसल में हम उतना ही सिंचाई करते हैं। और हमारे किसान भाई सभी जानते हैं कि जल भराव के कारण फसल खराब होती है। अधिक पानी होने के कारण पौधे की जड़ कमजोर हो जाती है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती है और फसल को नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमें उचित जल भराव की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम उचित इसका प्रबंधन करते हैं तो हमारी जो फसल है ये बहुत हद तक के अच्छी होती है। और श्रोताओं, अब इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो श्रृंखला है बातें खेती किसानी की ओर। तो श्रोताओं, जैसे कि हम अब बरसात की बात कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि कितनी तेज रिमझिम हमारे जिले में बारिश हुई। और ऐसे बहुत तेज बारिश होती है और जब मौसम ऐसा ठंडा ठंडा हो जाता है तो उस समय इसकी जो नमी होती है उसके कारण हम लोगों को बहुत सी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। वैसे तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये हमारे प्रकृति को सुंदर स्वच्छ बनाता है, हरा भरा बनाता है, जिससे हमारा मन तो बहुत आनंदित रहता है। पर कुछ कुछ चीजों में हमें बरसात में जो नमी से संबंधित चीजें होती है उसको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और यदि हम हमारे साथ हमारे जो पशुओं की बात करते हैं तो उनकी विशेष तौर पे हमें देखरेख करने की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे पशु होते हैं उनके लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं और हमारे सभी पशुपालक भाई और हमारे किसान भाई अपने पशुओं की बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। गर्मी होती है तो गर्मी के हिसाब से करते हैं और ठंड का मौसम होता है तो ठंड के हिसाब से, और बरसात में तो विशेष ही उनकी हिफाजत करनी होती है। जैसे कि उनका जो आवास हो उसके ऊपर यदि कच्चा हो तो पन्नी डाल करके, और समय समय पर ऐसे उसके खिड़की दरवाजे हो जिसमें यदि थोड़ी सी बारिश रुकती है तो हवा धूप आ जाए, इस तरह से उनका आवास। और इस समय सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है तो ढलान वाला उनका आवास होना चाहिए, जिससे कि जो गोमूत्र और जो गोबर वो करते हैं वो
जल्दी से साफ हो सके। और नालियों का भी निर्माण अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हम जब उसको धोते हैं तो सीधा सीधा पानी बाहर निकल जाए, गंदगी बाहर निकल जाए, जिससे पशु को हम मक्खी और मच्छर से बचा सकते हैं। और यदि हम मक्खी और मच्छर से बचाते हैं तो हम बहुत हद तक के संक्रमण वाले जो रोग होते हैं उनसे भी हमारे पशुओं को हम बचा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह होती है कि मौसम अनुरूप टीकाकरण तो हमने करा ही लेना चाहिए। और हमारे जो किसान भाई है वो समय समय पर अपने पशुओं की सेहत का ख्याल रखते हुए उनका टीकाकरण भी कराते हैं। और सेहत से बात ध्यान आती है कि इस समय उन्हें संतुलित आहार, पौष्टिक आहार देने की भी आवश्यकता होती। तो श्रोताओं, ये थी हमारी श्रृंखला बातें खेती किसानी की। और अब चलते हैं और आपको बता देते हैं बैतूल मंडी के आज के बाजार भाव। तो बैतूल मंडी के आज के बाजार भाव इस प्रकार है। सोयाबीन न्यूनतम रहा 3,701, अधिकतम रहा 5,000, इसका प्रचलित भाव रहा 4,400। चने का न्यूनतम रहा 4,700, अधिकतम रहा 5,250 और इसका प्रचलित भाव रहा 5,025। मक्के का न्यूनतम रहा 2,000, अधिकतम रहा 2,239 और इसका प्रचलित भाव रहा 2,199। गेहूं का न्यूनतम रहा 2,590, अधिकतम रहा 2,687 और इसका प्रचलित भाव रहा 2,670। सरसों का न्यूनतम, अधिकतम और प्रचलित भाव रहा 6,000। गुल्ली का न्यूनतम रहा 4,826, अधिकतम रहा 4,853 और इसका प्रचलित भाव रहा 4,841। और अंत में मूंग का, तो मूंग का रहा न्यूनतम 5,000, अधिकतम 7,251 और इसका प्रचलित भाव रहा 6,301। तो ये थे हमारे बैतूल मंडी के आज के बाजार भाव। और इसी के साथ संपन्न होता है आज का हमारा कार्यक्रम किसान वाणी। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी आशा के साथ आज्ञा दीजिए आपकी अपनी बहन अर्पणा को। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।